टुडेज सेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूजफुल एज ऑलवेज गाइज। और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टीजी 20+ पे कोई भी एग्ज़ाम आप तैयार कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम में आपको ये यूज़फुल लगेंगे और बिल्कुल आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इन वीडियोस को देख करके। तो बिना स्किप किए इन वीडियोस को देखें, हर एक क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है बहुत ही सेलेक्टेड है और हर तरीके से एग्ज़ाम में आने लायक है। तो बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले चैनल को, अगर अब तक नहीं किया आपने, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगे। चलिए कॉमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। तो हु इज़ द कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। सबसे पहले जो कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के अंदर, या फर्स्ट मैं शायद डालना भूल गई हूँ, तो वो सबसे पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे पहले जो डेथ होती है तो वो किस कैरेक्टर की होती है इसके अंदर। तो गाइस पोलोनियस है ना, ओफिलिया का जो ठीक है, पोलोनियस जो ओफिलिया के फादर हैं, तो उन्हीं की डेथ जो है सबसे पहले होती है यहाँ। और वो पर्दे के पीछे जो खड़े रहते हैं और बातें सुनते रहते हैं गर्ट्यूड और हैमलेट की, तो उन्हीं के बीच में जब बहस होती रहती है उसको सुनते रहते हैं। तो उसको लगता है कि शायद ये क्लॉडियस है और हैमलेट उसके अंदर जो है तलवार घुसेड़ देता है, और बाद में पता चलता है कि वो पोलोनियस था। तो पोलोनियस की डेथ जो है वो सबसे पहले होती है। विच इज़ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के तो सबसे लास्ट जो सोनेट है वो कौन सी लिखी गई है। दोज लाइन्स दैट आई बिफोर हैव रीड टू डाई। पढ़ लीजिए इनको सबको। और मैं बता दूं आपको, डी ऑप्शन पे आप लोग जाएंगे गाइज, यानी कि द लिटिल लव, गॉड लाइंग वंस एस्लीप। तो ये जो है सबसे जो लास्ट में इनके द्वारा लिखी गई है वो पोएम है। द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ रिवील्ड। सबसे पहले जो अपराधी जो भावना है उसकी मैकबेथ की, तो वो इस प्ले के अंदर सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है सब लोगों को उस पर डाउट कब होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, कब रिवील होती है। तो द पोर्टर सीन में, द बैंकेट सीन में, स्लीप वॉकिंग सीन में, या फिर द सेकंड मीटिंग विद द विचिज, जब विचिज के साथ दूसरी मीटिंग होती है। तो कब आती है उसकी जो कंसाइंस है, बैड कंसाइंस है या फिर गिल्टी कंसाइंस है, तो वो कब बाहर आती है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बैंकेट सीन में, जब मैकबेथ का मतलब एक्ट 3 सीन 4 की बात है ये। बैंकेट सीन कहाँ आता है, आप इसको देखेंगे एक्ट 3 और सीन 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बैंकेट सीन है और इसमें उसको जब वो बैठे होते हैं वहाँ पे, तो उसको दिखाई देता है बैंकों का भूत, ठीक है, बैंकों का भूत दिखाई देता है। तो वहीं पे जो है यहाँ उसकी जो है वो पता चलता है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा जो है वर्क है वो वर्ड्सवर्थ का नहीं है इनमें से। तो माइकल तो है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो कि ली टुगेदर है, तो ये भी है गाइस। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग भी है। और द ये अक्सर जो TZE हो जाता है, TAG का मुझसे, है ना, कई बार मैं देखती भी हूँ लेकिन ये कई बार हो जाता है गाइस स्टोरीज़ के लिए। तो द है ये, द मे क्वीन। तो जो मे क्वीन है गाइस ये विलियम वर्ड्सवर्थ की नहीं है, बाकी की सारी जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं, ठीक है। माइकल जो है वो आपकी पब्लिश हुई थी 1800 में, ठीक है। इनका जानना थोड़ा ज़रूरी है। एक सेकंड में आपको इसकी सभी की डेट बता देती हूँ। तो माइकल की बात करें तो ये 1800 में आई थी, 1800 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये कंपोज तो 1802 में हो गई थी, लेकिन जो पब्लिश है वो 1807 में हुई थी, ठीक है। 1807 में हुई थी, 1802 में लिख दी गई थी, कंपोज हो गई थी। इसके बाद देखें आप, जो हमारी जो ब्यूटियस इवनिंग है ये आपके 1802 में रिटन हुई थी और ये भी आपकी 1807 में ही पब्लिश हुई, ठीक है। लेकिन ये जो द मे क्वीन है ये गाइज इनकी नहीं है, ओके। चलिए Wordsworth learned that words may build a princely throne on humble truth from। तो ये कहाँ से सीखा है वर्ड्सवर्थ ने इस लाइन को, वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसिपली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। तो ये चीज़ कहाँ से ली है वर्ड्सवर्थ ने, रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्रिजेस या फिर रॉबर्ट ब्लेयर। तो किस आंसर आप लोग जाएंगे। तो यहाँ गाइज इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि आपका रॉबर्ट बर्न्स हो जाएगा, ओके। चलिए ये जो आपकी मतलब माइकल है, सॉलिटरी रीपर है, इनमें सभी में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इज सिंपलियर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स। तो वो किसके जैसे प्रतीत होती हैं अपने क्वेस्ट में ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ और इट्स लेवल्स, ओके। तो जॉर्ज क्रैब हैं, विलियम कॉपर हैं, विलियम ब्लेक हैं या फिर रॉबर्ट बर्न्स हैं।
तो इसका आंसर आपका बनता है ऑप्शन ए, यानी कि जॉर्ज क्रैब जो हैं उन्हीं पे जो है ये रिजेंबल करते हैं। ओके, चलिए। कीट्स ड्रॉप्ड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द ऑड, कौन सी ऑड का पहला स्टैंजा जो है उसको कीट्स ड्रॉप कर देते हैं? ऑड टू साइकी, ऑड टू मेलंकली, ऑड टू अपोलो, ऑड टू इंडोलेंस। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ऑड टू मेलंकली। ठीक है, ऑड टू मेलंकली की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि कीट्स की बहुत ही बेहतरीन पोयम है। कब आई थी? 1820 में आई थी ये। ठीक है गाइस, ऑड टू मेलंकली की बात करें तो ये 1820 में पब्लिश हुई थी गाइस। ओके, चलिए। फॉर होम कीट्स यूज्ड द टर्म, किसके लिए कीट्स ने इस टर्म को यूज़ किया है? इगोटिस्टिक सबलाइम। तो ये जो है इन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ किया है, इगोटिस्टिकल सबलाइम। और विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए 1818 में अपने लेटर में वुड हाउस के लिए जो लिखा था इन्होंने 1818 में। हु सेड अबाउट कीट्स, कौन कहता है कीट्स के बारे में? ही इज़ विद शेक्सपियर। तो ये बात किसने कही है कीट्स के बारे में? तो ये गाइस डी ऑप्शन, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है ये बात कही है कीट्स के बारे में। अलास आई हैव नॉट होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर काम अराउंड। तो कौन सा यहाँ पर होगा आपका? 10 क्वेश्चन है हमारे पास, और आई होप आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर गाइस आपका बनेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेंजाज रिटन इन पी.बी. शैली का है। ठीक है, पी.बी. शैली की एक बहुत ही बेहतरीन पोयम है, और स्टेंजा डिजेक्शन नियर नेपल्स, ये वाली जो पोयम है ये इसी में जो है इन्होंने ये लाइन लिखी है। विच ऑफ दिस पोएम्स ऑफ शैली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, इनमें से कौन सी पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी है शैली ने? तो पहला ही ऑप्शन है द विच ऑफ एटलस को जो है इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका देखें आप, जो हेलास है वो लिरिकल ड्रामा है। अगर इसको देखें आप हेलास को, तो ये लिरिकल ड्रामा है इनका। ओके, ड्रामा है। और क्या जो कि द ट्रम्प ऑफ लाइफ है ये ट्रेजरिमा में है, और ये आपका ब्लैंक वर्स में है। ठीक है, ये आपका द चेंसीज इन ब्लैंक वर्स। लेकिन पोयम की बात हो रही है, चेंसी भी तो ड्रामा है ना, चेंसी पोयम नहीं है, लेकिन पोयम पूछा है यहाँ पे, तो पोयम तो विच ऑफ एटलस बनेगी। ठीक है, ओके गाइस। कैरोलाइन इज कंसीडर्ड विद द रिन ऑफ, किसके रिन से मानी जाती है? तो ये आपका चार्ल्स फर्स्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना, चार्ल्स फर्स्ट को आप लोग मानेंगे यहाँ पे। और आगे चलते हैं। विच पीरियड इज़ नोन एज द एज ऑफ चौसर, एज ऑफ चौसर को कौन से पीरियड को माना जाता है? तो मिडिल एज की बात हो रही है। ठीक है, मिडिल एज की बात हो रही है गाइस, और देखिए इसको आप। ठीक है, क्योंकि मिडिल एज जो है, मिडिल जो इंग्लिश पीरियड है वो आपका 1166 से लेके और 1500 तक चला है ना, 1500 तक चला है। और जो चौसर का जो टाइम पीरियड है वो भी 1340 से लेके 1400 तक है। ठीक है, 1340 से लेके 1400 तक इनका जो टाइम पीरियड है तो वो इसी में माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको माना जाता है। जो स्टार्टेड हुआ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से 1066 में जो एंड हुई थी, तो उसी पे जो ये है शुरू हो गया था अपना। ठीक है, चले। डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश इन द ईयर, कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी डॉक्टर जॉनसन की? तो ये आपका गाइस कितनी बार हो गया है ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 3 बार 5 लिख दिया मैंने, सॉरी। तो ये 2 बार 5 ही तो होगा ना, 1755 हो जाएगा आपका। तो इसी में आई थी जो ये डिक्शनरी आई थी। ठीक है, चलिए। विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने 6 कॉन्स्टिट्यूएंट दिए हैं गाइस ट्रेजेडी के, अगर आपको पता है। देखिए, सबसे पहले प्लॉट है, ये मैं बता देती हूँ आपको, प्लॉट तो है ही। ठीक है, कैरेक्टर भी है, और आपका इनमें से कौन सा बनता है? इनमें से आपका ये मेलोडी भी हो जाएगा। ठीक है, मेलोडी से आप किसको मिला सकते हैं? म्यूज़िक, जो म्यूज़िक पोर्शन है, म्यूज़िक जो 6 पार्ट है उसी को मेलोडी कहेंगे आप। और क्या बच जाता है? आपका डिक्शन बचता है, DICTION, डिक्शन बचता है। आपका थॉट बचता है, THOUGHT, थॉट बचता है। 3 तो यहाँ पे हो गए, और एक और बच गया स्पेक्टिकल, SPECTACLE, स्पेक्टिकल। तो ये 6 हो गए हैं। तो इन 6 गाइज, इनमें जो है आपका क्या रह गया? आपका ये डायलॉग नहीं होता है, डी ऑप्शन नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं।
A set of instructions telling the computer what to do is called. कंप्यूटर को जो भी करना होता है उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, ये बताना है आपको। उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, तो ये आपको आंसर देना है मुझे। तो ये प्रोग्राम हो जाएगा आपका गाइस, क्या हो जाएगा, प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम ही तो करते हैं हम कंप्यूटर को, तो ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा, डी ऑप्शन। इंस्ट्रक्टर भी सोचेंगे कुछ बच्चे, है ना, लेकिन ये प्रोग्राम है। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री में किसी में सेटल हो जाता है उसको आप क्या कहते हैं, तो ये आपका इमिग्रेंट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा गाइस, इमिग्रेंट। और माइग्रेंट का मतलब तो इधर उधर जाना होता है, एक दूसरे, नेटिव आपका जो राष्ट्रीय होता है, जो आपकी मातृ है ना, वही होती है नेटिव। और पैरासाइट होता है, पैरासाइट होते हैं जो दूसरे किसी पे निर्भर रहते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं। ओके, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉन एज, जो हर किसी बात को खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, किसी की सुननी नहीं है, बस अपनी अपनी गानी है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, ईगोसेंट्रिक है, क्विक्सॉटिक है, सैडिस्टिक, कॉम्प्लासेंट। तो ये आपका ईगोसेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है। उस जो सेंटर है वो खुद को ही मानता है अपनी सारी बातों का, है ना, अपने से ही रिलेट करता है, दूसरे की नहीं जाननी उसको। क्विक्सॉटिक होते हैं थोड़े से विलक्षण, डिफरेंट, ठीक है, विलक्षण कह दीजिए, डिफरेंट कह दीजिए, है ना, थोड़े फैंसी टाइप, या फिर आप इमेजिन करें जिन चीज़ों को, उनको कह सकते हैं। सैडिस्टिक होता है थोड़ा पीड़क कह दीजिए, दुखद कह दीजिए इसको, है ना, दुखद कह दीजिए, ये भी हो जाएगा। और कॉम्प्लासेंट होता है, कॉम्प्लासेंट आप कह सकते हैं निश्चिंत होना, है ना, सेटिस्फाई को कह सकते हैं, सेटिस्फाई होता है जो निश्चिंत हो अपनी किसी भी सिचुएशन से, ठीक है। द एक्ट ऑफ बरीइंग अ डेड पर्सन, किसी भी मृत व्यक्ति को बरी करना, दफनाना, क्या कहलाता है, इंटरमेंट, इंटरसिटियल, इंटरमेंट या फिर इंटरमिटेंट। तो ये आपका सी ऑप्शन होगा, यानी कि इंटरमेंट हो जाएगा। इंटरमेंट की बात करें आप तो इसको कहते हैं कारावास या फिर नज़रबंदी, ठीक है, कारावास या नज़रबंदी। इंटरसिटियल होता है एक तरीके से क्या कहेंगे आप इसको, इंटरसिटियल को बिचौलिया जिसको कहते हैं, बिचौलिया, बीच बचाव करने वाला, या बिचौलिया जो है इंटरसिटियल होता है, ठीक है। और इंटरमेंट अगर देखें तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। और इंटरमिटेंट होता है रुक रुक के करना किसी काम को, रुक कर, है ना, ये हो जाएंगे। इफ वर अप यू डिड बी होल्डिंग समवन यू लव, प्रोटेस्ट, अगर आप अपनी जो आर्म्स हैं उनको आप ऊपर कर लेते हो, ऊपर करते हो, बाँह चढ़ा के ऊपर, तो ये हो जाएगा किसी भी चीज़ को स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना, ठीक है, प्रोटेस्ट स्ट्रांगली। हार्ड एंड फास्ट का मीनिंग बताइए क्या हो जाएगा। ये फ्रेज़ हैं गाइस, इडियम्स हैं, ठीक है, तो इनका आपको बताना है। तो अगर इसको देखें आप, हार्ड एंड फास्ट का जो मीनिंग है वो क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका स्पीडी सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, या फिर दैट कांट बी अल्टर्ड। तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, दैट कांट बी अल्टर्ड, यही हो जाएगा, ठीक है ना गाइस, दैट कांट बी अल्टर्ड, आई थिंक, यस, जिसको कम नहीं किया जा सके। अल्टर होता है काट छांट करना, कम करना। वैली ऑफ आसिस मीन्स क्या होगा, वैली ऑफ आसिस मतलब घाटी, आसिस आपको पता है राख होती है, धूल होती है, तो उसकी घाटी, तो इसको क्या कहेंगे आप। अ प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, दैट, अच्छा ये तो दूसरा हो गया, मैंने ऑप्शन किसके बोल रही हूँ मैं, अच्छा, ठीक है। वैली ऑफ आसिस, कैच 22, इनविजिबल मैन, मॉबी डिक, द ग्रेट गैट्सबाय, कौन सा होगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, द ग्रेट गैट्सबाय। इसको आप वैली ऑफ आसिस का मतलब होता है द ग्रेट गैट्सबाय। appears in chapter 2, ठीक है, फ्रेज वैली ऑफ आसिस appears in chapter 2। द ग्रेट गैट्सबाय अ नोवेल है बाय एन अमेरिकन, एक अमेरिकन और राइटर फिजराल्ड स्कॉट का ये नॉवल है, वैली ऑफ द ग्रेट गैट्सबाय। तो वैली ऑफ आसिस आपको इसी में मिलती है, ये बताना था इसमें गाइस, ठीक है, यहाँ पे मीनिंग से मतलब यही था। चलिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे, और अच्छे भी लगे होंगे। चलिए अच्छे लगे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।